जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति का तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट। राइट बच्चों, पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कॉजेस पढ़ लिए थे, क्या क्या कारण थे इस क्रांति के। दूसरे पार्ट के अंदर जो है हमने अलग अलग रेबल सेंटर्स देखे थे, कहां कहां पर विद्रोह हुआ, ठीक है, किसने जो है विद्रोह किया था, कैसे कैसे विद्रोह किया, वो सारी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया कैसे, सप्रेस कैसे किया, क्या क्या जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए, क्या क्या इनके परिणाम थे, है ना। ये विद्रोह फेल क्यों हुआ, है ना, मेन सबसे बात ये, इसके फेलियर का कारण क्या था, क्यों फेल हुआ ये विद्रोह, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति, ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपना जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है ना। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात अपने को यह जाननी है कि भाई ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, है ना, इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। बेसिकली इस विद्रोह को दबाने के लिए ना लगभग 1 साल लग गया था ब्रिटिशर्स को। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था। लगभग 1 साल लग गया अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में, है ना, इस विद्रोह को कुचलने में। अब वही अपने को जानना है डिटेल के अंदर कि हुआ क्या था। तो देखिए, 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो इतना भयानक था, इतना ज्यादा फैल गया था भारत के अंदर कि अंग्रेजों को लगभग 1 साल लग गया इस विद्रोह को दबाने के लिए। राइट, जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, वो इतना कह सकते हो ऐसे लड़े हैं ब्रिटिशर्स के साथ कि भाई ब्रिटिशर्स की तो भैया, है ना, जीना दुखी कर दिया था ब्रिटिशर्स का। इतना जबरदस्त लड़े थे विद्रोही यहां पर। राइट, उसके बाद एक चीज और आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिस टाइम पर 1857 की क्रांति हो रही थी ना, उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के गवर्नर जनरल थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि भाई 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। और उसी टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। क्या नाम होगा, पामस्टन। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और अंग्रेजों के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। क्लियर है। दूसरी बात, इस विद्रोह को कुचलना ब्रिटिशर्स के लिए भारत पर पुनर्विजय थी, क्योंकि उनको मानना था कि यार जिस हिसाब से ये विद्रोह हुआ है ना, अगर वो सही टाइम पर नहीं संभालते तो भैया भारत उनके हाथ से निकल जाता। ठीक है, उनको वापस अपना बोरिया बिस्तर बांध के ब्रिटिशर्स को वापस जाना पड़ता। तो जब इन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया, तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी भारत पर क्या है, ये हमारी भारत पे दूसरी जीत है। राइट, उसके बाद अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स, देखो इंडियन आर्मी जो थी उस टाइम पे, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसके अंदर जितने भी सिपाही थे ना, उन पर अंग्रेजों को भरोसा नहीं रहा कि नहीं भाई हमें इन पे डाउट है, हमें इनकी वफादारी पे, लॉयल्टी पे शक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपने जो सिपाही हैं वो चाइना से बुलवाए भारत के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर हम भारत के सोल्जर्स पे दोबारा विश्वास करेंगे तो हो सकता है दोबारा मुंह की खानी पड़े। तो इन्होंने क्या किया, चाइना से अपने सिपाही बुलाए इंडिया के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, एक नई आर्मी जो है, एक नए ढंग से आर्मी को क्या कर सकें, भारत के अंदर एस्टेब्लिश कर सकें। राइट, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दिल्ली के अंदर 20 सितंबर 1857 को वापसी से कब्जा कर लिया था। 20 सितंबर 1857 को पूरी तरह से यहां पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था दिल्ली के ऊपर। वो भी पता कैसे किया, 3 दिन तक लगातार बम्बार्टमेंट होती रही, 3 दिन तक लगातार बम फेंकते रहे दिल्ली के अंदर ये, तब जाकर इन्होंने क्या किया, दिल्ली को कंट्रोल किया। और ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पर बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे जो है कत्लेआम हुआ था दिल्ली के अंदर। इवन जो आम लोग थे ना, जो मासूम लोग थे, उनकी भी जो है क्या की गई, उनकी भी हत्या की गई। बेसिकली उस टाइम पर की बात करें, उस टाइम पर आम जो लोग थे उनकी भी क्या की गई, उनकी भी हत्या की गई। ठीक है बच्चों,
उसके बाद अब भाई कौन कौन सा ब्रिटिश कमांडर था, उसने किस किस को धूल चटाई, कहां कहां पर धूल चटाई, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, बस एक हल्का सा यहां पे डिटेल देख लो। और ग्रीन में लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि भाई सिपाहियों ने रेड फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था और अपना लीडर किसको बनाया था, बहादुर शाह जफर को। तो इस बात से जो है जब इस विद्रोह को कुचल दिया तो ब्रिटिशर बड़े नाराज हुए, तो बोले यार बहादुर शाह जफर को भी तो सजा देंगे। तो जो एक ब्रिटिश कैप्टन था विलियम हडसन, क्या नाम था, विलियम हडसन, उसने क्या किया, उसने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया 20 सितंबर 1857 को। 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन कई बार यह पूछ लेता कहां से गिरफ्तार किया था, तो दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा, वहां से जो है ब्रिटिश अधिकारी हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था। क्लियर है। उसके बाद एक और था कैप्टन कॉलिन कैंपबेल, कैप्टन कॉलिन कैंपबेल, इसने क्या किया, कानपुर के अंदर नाना साहेब की सेना को हराया। कानपुर के अंदर क्या किया इसने, नाना साहेब की सेना को हराया था। एक और कर्नल जेम्स नील, कर्नल जेम्स नील, इसने क्या किया, इसने इलाहाबाद में विद्रोह किया। विद्रोह इन द सेंस कि इसने इलाहाबाद के अंदर तबाही मचाई और इलाहाबाद को जो है वापसी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ले लिया। एक था जनरल ह्यूज रोस, जनरल ह्यूज रोस, इसने झांसी और ग्वालियर को जो है विद्रोह जो था वहां पे उसको कुचला। कौन, जनरल ह्यूज रोस। उसके बाद कैप्टन कॉलिन जो कैंपबेल था, कैप्टन कॉलिन कैंपबेल, इसने अवध और लखनऊ, अवध या कह सकते हो लखनऊ, इसको जो है क्या किया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में लिया। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, जगह ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। उसके बाद कर्नल जेम्स नील ने क्या किया, कर्नल जेम्स नील ने फैजाबाद, फैजाबाद वहां पर कौन था, मौलवी अहमदुल्ला, उसको हराया और फैजाबाद को कंट्रोल कर लिया। राइट। उसके बाद विंसेंट अय्यर, विंसेंट अय्यर ने किस पे कब्जा कर लिया था, जगदीशपुर पे, जगदीशपुर वापस कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिशर्स के, किसको हरवाकर, कुंवर सिंह को। तो ये सारे नाम हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हम तो यहां पर बस एक इनका डिटेल पढ़ रहे हैं, एक ब्रीफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है ना। चलिए उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, क्या क्या परिणाम निकल कर आए, ये जो 1857 की क्रांति हुई इसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले, क्या क्या परिणाम निकल कर आए, चलिए आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, जो क्वीन विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया, उनको पता चला कि भाई इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे बवाल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके जो है बस भारत निकलने ही वाला था कि भैया बचा लिया गया। तब जो है ब्रिटिश जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने एक अधिनियम पारित किया, भारत सरकार अधिनियम, राइट, जिसमें क्या कहा, जिसमें यह कहा कि भैया अब से कंपनी का राज होता है खत्म। कंपनी का राज जो कि 1757 से 1857 तक चला है ना, तो बोले अब यह राज होता है खत्म, अब से होगा इंग्लैंड की महारानी का राज, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का राज होगा भारत पर। और वो कब से कब तक चलेगा, 1858 से 1947, मतलब 1947 तक ही तो चला है ना। ठीक है, तो 1858 से अब किसका राज होगा भारत पे, ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि इंग्लैंड की महारानी का। राइट। ब्रिटिश क्राउन यानी कि अब इंग्लैंड की महारानी कह लो या ब्रिटिश क्राउन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, भारत को अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया, कॉलोनी, ठीक है, उपनिवेश घोषित कर दिया कि भैया अब जो है ये हमारा एरिया है और यहां पर जो लोग रह रहे हैं, यहां पर जो लोग रह रहे हैं अब वो हमारे अंडर ही रहेंगे, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रहेंगे। जो भी टैक्स लगाना है, कुछ ठीक है राहत देनी है नहीं देनी है, वो सारा आप कौन देखेगा, वो सारा का सारा आप कौन देखने वाला है, ब्रिटिश एम्पायर देखने वाला है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन देखने वाला है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी को दोबारा से जो है ना कह सकते हो बनाया, ब्रिटिश आर्मी के अंदर दोबारा से भर्तियां की। ठीक है, और यहां पर इन्होंने पहली बार किसका यूज किया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो का प्रयोग किया यहां पर। ठीक है, यानी कि आर्मी के अंदर अलग अलग टाइप्स की रेजिमेंट्स बनाई, अलग अलग नाम से, कास्ट के नाम पे जो है क्या क्या इन्होंने रेजिमेंट्स बनाई, और वहीं से इन्होंने क्या किया, फूट डालो राज करो का जो रूल है वो यहां पे इंप्लीमेंट किया। ठीक है, उसके बाद 2 सीट बनाई गई, एक थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बैठता था लंदन में, ठीक है, और एक था वॉइसरॉय, एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक था वॉइसरॉय। अब बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था कि भाई वो इसका ऑफिस जो है इंडिया का ऑफिस का लंदन में था। ठीक है, ये इंडिया का सेक्रेटरी होता था, सचिव होता था, और एक होता था वॉइसरॉय। वॉइसरॉय कौन होता था, जो महारानी की तरफ से इंडिया में रहेगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो नई पोस्ट होगी, सचिव हो गया। ठीक है, कि लंदन में बैठेगा और सारा कुछ देखेगा कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन वॉइसरॉय की बात करें तो ये क्या है, तो इसको समझना भाई, इससे पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल।
कौन होते थे? गवर्नर जनरल, राइट। अभी हमने कैनिंग का नाम पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। अब इन्होंने क्या कहा, महारानी ने क्या कहा कि गवर्नर जनरल का पोस्ट होता है खत्म, गवर्नर जनरल को जो पोस्ट है हम इसका नाम बदलकर अब हम इसको कर रहे हैं वॉइस रॉय। क्या कर रहे हैं? वॉइस रॉय। और साथ में इसकी कुछ और शक्तियां जो है उनको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वॉइस रॉय कुछ नहीं है, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, उसी को अब क्या कहने लग गए हैं? वॉइस रॉय। तो यहां से एग्जाम में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह बनता है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था बच्चों कैनिंग। कौन था? कैनिंग। और वैसी क्वेश्चन पूछ ले, भारत का पहला वॉइसरॉय कौन है भैया? तो भारत का जो पहला वॉइसरॉय है तो वो भी कौन होगा? कैनिंग। बंदा वही है, बस उसकी पोस्ट जो है उसका नाम बदल दिया गया। तो पहला जो आखिरी गवर्नर जनरल था वो कौन होगा? कैनिंग। और पहला वॉइसरॉय कौन होगा? तो वो भी कौन होगा? कैनिंग, राइट। उसके बाद बच्चों, इस विद्रोह को कुचलने के बाद लगभग देखा गया कि भैया जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी ना, दिल्ली की जो जनसंख्या थी, वो पहले 1.5 लाख थी विद्रोह से पहले, और विद्रोह के बाद कितनी रहेगी? सिर्फ 50,000, सिर्फ 50,000। यानी कि सिर्फ मतलब 75% से भी कम जो है गिरावट, 75% तक गिरावट हुई दिल्ली की जनसंख्या के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक जो है उस टाइम पर जो है विद्रोह हुआ होगा, कैसे कुचला गया लोगों को अंग्रेजों के द्वारा। और जो दिल्ली की जो आम जनता थी वो कहां चलेगी? दिल्ली के बाहर वाले एरिया में, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो अपना पूरी तरह से क्या था? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था। तो दिल्ली की जनता क्या बोली कि भैया हम तो दिल्ली के बाहर वाले एरिया में ही रह लेंगे, हमें अंदर नहीं रहना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई जब इस विद्रोह को दबा दिया गया, तब ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार अब ना ये ऐसा कुछ दोबारा ना हो। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी जो सिविलियंस थे ना, जितने भी जो आम लोग थे, उनके ऊपर जो है ना अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी बंदा जा रहा है सड़क पे, उसको गोली मार दी। कोई बंदा गोलगप्पे खा रहा है, ठीक है, उसे प्लेट छीन ली, है ना। कोई बंदा जा रहा है मूवी देखने के लिए, उसको पीट दिया। मतलब इस तरह से चीजें होने लग गई। क्यों? ये सब इसलिए दिखाया गया कि भैया अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा विद्रोह किया, ये इंडियंस को मैसेज जा रहा था, आम लोगों को मैसेज जा रहा था कि भाई अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा पंगा किया तो देख लो, जीने नहीं देंगे हम आपको। तो इनकी अब क्या किया जा रहा है? अब वो जो सिपाहियों का जो गुस्सा था वो किस पे निकाला जा रहा है? अब वो आम लोगों पे निकाला जा रहा है। जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ने डिस्कस किया कि हमें ना एक ना मेमोरियल बनाना चाहिए। ठीक है, जितने हमारे जो सिपाही हैं, जो ब्रिटिशर्स के जो सिपाही हैं, जितने भी सिपाही जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में हमें एक मेमोरियल बनाना चाहिए, राइट, जितने भी उसके अंदर मारे गए। दूसरा इनका एक और प्रपोजल था कैनिंग का। इनका प्रपोजल ये था कि आज जो रेड फोर्ट है ना दिल्ली में, जो लाल किला है, बोले उसको पूरे को तोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पर हम अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाएंगे, इस पूरे लाल किले को तोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर्थिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लाल किला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही उसकी इंपॉर्टेंस थी। तो इसलिए क्या किया गया, लाल किले को तोड़ा तो नहीं गया, लेकिन जो पूरा लाल किला था ना, उसका 3/4 भाग वो तोड़ दिया गया। ये सारा का सारा जो एरिया था, मान लो ये लाल किला है, तो ये सारा का सारा एरिया क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, 3/4 भाग का एरिया, राइट। सिर्फ कितना बचाया? 1/4, बस 1/4 एरिया ही था जो बचा लाल किले का। ठीक है, यानी कि जो आज की डेट में हम लाल किला देखते हैं ना, वो सिर्फ 1/4 भाग है, सिर्फ 1/4, 1/4 भाग है लाल किला उस टाइम के हिसाब से देखे तो। 3/4 तो तोड़वा ही दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, राइट। लाल किले के लिए कहा जाता था कि भैया ये शहर के अंदर ही शहर है, दिल्ली के अंदर है लाल किला, लाल किला भी अपने आप में एक शहर था पूरा का पूरा, राइट। ये जो है लाल किले के लिए वर्ड यूज किया जाता था, क्लियर है। उसके बाद जो हडसन था ना, हडसन ने क्या किया था, 20 तारीख को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, 20 सितंबर को, और 22 तारीख को इसने क्या किया, जो बहादुर शाह जो था उसके 2 बेटे और एक पोता, उनको मार दिया था। कहां पर? खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा कहां पर है? दिल्ली गेट। ये अब इस चीज को भी ध्यान रखने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली गेट के पास एक है खूनी दरवाजा। ठीक है, यहां पर क्या किया था हडसन ने, 22 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर के 2 बेटे, एक तो मिर्जा मुगल और एक खिजर सुल्तान, और एक बहादुर शाह जफर का पोता मिर्जा अबू बकर, इन तीनों को गोली मार दी थी। कहां पर? इस खूनी दरवाजे पे। इसलिए इसको नाम कई बार इसको बोल देते हैं लाल दरवाजा।
तो लाल दरवाजा खूनी दरवाजा नाम क्यों पड़ा आप समझ गए होंगे, क्योंकि हडसन ने क्या किया था, दिल्ली गेट के पास यहां पर इन 3 बंदों को, 2 राजकुमार और एक पोते को मार दिया था। नाम था मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। और किसने मारा? हडसन ने। कब मारा? तो 22 सितंबर 1857 को। क्लियर है। उसके बाद जो और ब्रिटिश कमांडर थे, जैसे जॉन लॉरेंस था, आउटराम था, हैवलॉक था, नील कैम्पबेल था, ह्यूज रोज था, इन्होंने भैया इतना नाम कमाया उस टाइम पर कि इनकी इतनी वाहवाही हुई, इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए, गैलेंट्री अवार्ड दिए गए थे बाद में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो है पूरी तरह से क्या किया था, इस विद्रोह को कंट्रोल कर लिया था। और जितने भी एरिया ब्रिटिशर्स ने खोए थे उन सब एरिया को वापस किसको सौंप दिया था? ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नाना साहेब जब हार गए तो भैया वो भाग गए कहां पर? नेपाल। कब भागे? 1859 में। तात्या तोपे वो मध्य जो भारत था वहां के जंगलों में भाग गए, ठीक है, और वहां पर क्या करते रहे? वो गुरिल्ला वार करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, है ना, जंगलों में छुप छुप के क्या करते थे? ब्रिटिशर्स पे हमला करते थे कि भाई मैं अपना बदला लूंगा। और फाइनली तात्या तोपे की 15 अप्रैल 1859 में क्या हुई? डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई थी 18 जून 1857 को, राइट, युद्ध के मैदान में ही, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेगम हजरत महल की बात करें, जो अवध की राजकुमारी थी, अवध की जो नवाब की वाइफ थी, राइट, उनको फोर्स किया गया कि भैया आप कहां भाग जाओ? आप भाग जाओ नेपाल में। क्लियर है। तो ये सारे परिणाम निकल कर आए, राइट। उसके बाद 1859 1859 में बाकी जो लीडर्स थे, कुंवर सिंह हो गए, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, राव साहब बेसिकली नाना साहब के भाई थे, ठीक है, खान बहादुर जो कि बरेली के थे, वो सब मारे गए। और 1859 में फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उनका पूरे इंडिया के अंदर कंट्रोल जो है वापसी स्थापित हो गया, क्योंकि जितने भी लीडर्स थे वो या तो भाग गए थे या फिर वो मारे जा चुके थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉजेज के बारे में कि भाई किन किन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति जो है वो फेल हो गई थी। ठीक है, अब हम वो कारण पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला तो यही कारण है कि भाई ये पैन इंडिया का रिवॉल्ट नहीं था। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत का रिवॉल्ट नहीं था, ये सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में ही बन के रह गया था, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली उत्तर भारत और मध्य भारत। बस उत्तर भारत के अंदर भी बिहार, यूपी, बंगाल, बस यही एरिया था, ठीक है, और मध्य भारत थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, तो सिर्फ इसी एरिया में ये रिवोल्ट था। एक तो ये कारण था इस क्रांति के फेल होने का। दूसरा, जो 3 मेन प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उन सबको तो प्रभाव ही नहीं पड़ा इससे, वो कंप्लीटली अनइफेक्टेड थी, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा था वो दिल्ली के आसपास ही चल रहा था। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जहां से ब्रिटिशर्स मेनली ऑपरेट करते थे, जहां से मेनली इनको सफर होता, लेकिन जो है वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक तो ये रीजन था कि ये क्रांति फेल हो गई। दूसरा, सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, यानी कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर निकल कर आ गए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अलग अलग शहरों में अलग अलग लीडर थे, तो कोई भी प्रॉपर कह सकते हो प्लानिंग नहीं हो पाई कि कैसे विद्रोह करना है, क्या करना है। तो एक ये भी रीजन था कि प्रॉपर लीडरशिप ना होने की वजह से यह क्रांति क्या हो गई? फेल हो गई। राइट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी जो लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स की सोच का मुकाबला नहीं कर पाए। ब्रिटिशर्स प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है स्ट्रैटेजी बनाकर चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन विद्रोही जो है बस कहना बिल्कुल खुले तरीके से बोले, जो सामने आ रहा है उसको गोली मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चल रहा था। तो एक ये रीजन था कि भाई ये क्रांति क्या होगी? फेल हो गई। ब्रिटिशर्स के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन जो विद्रोही थे, जो सिपाही थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे ही नहीं। वो तो तलवार भालों के साथ लड़ रहे थे। एक तरफ तलवार भाले हैं, दूसरी तरफ पिस्तौल्स हैं, आधुनिक हथियार है, तो भैया आप कैसे बराबरी कर सकते हैं? राइट। उसके बाद बिपिन चंद्रा जो थे, उनके कोट है, कहते द रेबल सीम्ड लाइक राइटस मॉब देन ए डिसिप्लिन्ड आर्मी। बोले वो जितने भी विद्रोही थे ना, वो सिपाही तो लग ही नहीं रहे थे, वो सिपाही तो थे ही नहीं, वो बेसिकली क्या लग रहे थे? दंगाई भीड़। क्या लग रहे थे? दंगाई भीड़। बोले तो दंगाई भीड़ है ना, कि यार ये इनका कोई प्रॉपर है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो पूरी तरह से क्या कर रहे थे? अब ऑब्वियस सी बात है कि अब ब्रिटिशर्स और इनका आपस में युद्ध चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, उसमें सफर कौन कर रहा है? उसमें सफर कर रहे हैं आम जनता को वो भी परेशान कर रहे थे, अपने भी लोग और ब्रिटिशर्स के लोग भी। राइट। उसके बाद
राष्ट्रवाद की कमी थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसकी कमी थी, इसलिए बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो ब्रिटिशर्स की तरफ से ही लड़ रहे थे। बोले यार इनका तो पता नहीं है, इनका तो सिपाहियों का विद्रोह है, ठीक है, आज तो ये गोली गोली कर रहे हैं, कोई गोली का ही पंगा पड़ता ना शुरू के अंदर, चर्बी वाले कारतूस का। बोले कल को यही बंदे जाके ड्यूटी कर रहे होंगे। तो वो कई इंडियंस तो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। बोले हम तो भैया ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को किस किस ने सपोर्ट किया है तो आप ये देख लो भैया, अब ग्वालियर के सिंधिया है, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के सिख सरदार्स, नेपाल के राणा, है ना, पटियाला नाभा जींद के राजा, अच्छा जोधपुर के राजा, और भी बहुत सारे राजपूत रूलर्स, है ना, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, कश्मीर के महाराजा, ये सारे के सारे किसके साथ थे, ये सारे के सारे जो हैं ये ब्रिटिशर्स के साथ थे। इन सब ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को असिस्ट किया था। तो फिर आप सोच लो कितने सारे रूलर्स जो हैं ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो ये तो और ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, है ना, क्योंकि इतना सारा सपोर्ट मिल गया था इनको। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं तो भाई इंडियन स्टेट्स के अलावा मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने भी क्या किया, वो भी डरते थे ब्रिटिशर्स की पावर से। वो भी जो है कह सकते हो सिपाहियों के साथ नहीं आए। उनको मानना था ना भैया ना, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए, कल को हार गए तो ये हमारा जीना दुखी कर देंगे, ये जमींदारों का मानना था, राइट। उस टाइम पर जो पढ़े लिखे लोग थे, उस टाइम पर जो एडुकेटेड जो मिडिल क्लास था, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे, उनका यह मानना था कि अगर ये जमींदार, ठीक है, ये पुराने रूलर्स, ये जो सरदार हैं या फिर जो बड़े बड़े सरदार जो आ रहे हैं अलग अलग कम्युनिटी से, ठीक है, या फिर जो सिपाही, अगर ये जीत गए ना अंग्रेजों के खिलाफ, जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, तो भैया हमारा देश तो फिर वापसी चला जाएगा, फिर काफी हजारों साल क्या चला जाएगा, पीछा चला जाएगा। क्योंकि इनका मानना था कि भाई आधुनिक युग आ चुका है भैया, और हमें, इनका यह मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे लिए प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स लेकर आएंगे, आधुनिक संस्थान स्थापित करेंगे, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रतिशील तत्वों को पेश करेंगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ लिख चुके थे, स्कूलों में जा रहे थे, इनको यूं था स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, है ना, हॉस्पिटल्स बनेंगे हमारे समाज के लिए। हालांकि बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ब्रिटिशर्स ने इतना कुछ किया नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदला भी लिया, जो एजुकेटेड क्लास थी उन्होंने बदला लिया ब्रिटिशर्स से। लेकिन उस टाइम की बात करें, जिस टाइम पे विद्रोह चल रहा था, उस टाइम पर इन्होंने सिपाहियों का साथ इसलिए नहीं दिया कि नहीं भाई ब्रिटिशर्स सही कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ पंगा मत लो, ब्रिटिशर्स जो है हमारे समाज को क्या करेंगे, हमारे समाज को आगे लेकर जाएंगे, राइट बच्चों, क्लियर है ये सब। अब हम देखने वाले हैं बच्चों नेचर ऑफ रिवोल्ट। भाई ये जो क्रांति हुई थी, ये ठीक है, इसका नेचर क्या था, इसकी प्रकृति क्या थी, किस तरह का ये क्रांति थी। तो देखिए, कईयों का मानना है कि जो 1857 की क्रांति है वो सिपाहियों का विद्रोह था। कईयों का मानना है कि नहीं भाई ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना। यानी कि अब कह सकते हैं कि इस क्रांति के दो नजरों से देखा जाता है समाज के अंदर। एक तो सिपाहियों का विद्रोह है, जिस ठीक है, सिपाहियों का पंगा पड़ा था बंदूक को लेकर, उसका विद्रोह है। दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था प्रथम, क्योंकि भैया अलग अलग लीडर, सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी और सारे एकजुट हो गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, राइट। तो अब कुछ एक हिस्टोरियंस हैं, कुछ एक इतिहासकार हैं, उनका क्या मानना है भाई। जो कहते हैं कि भैया सिपाहियों का विद्रोह था, वो कौन कौन से हैं, सैयद अहमद खान, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, स्टेनले, जॉन लॉरेंस, जॉन स्टेले, मैलेसन, आरसी मजूमदार, ये सभी मानते हैं कि भाई ये क्या थे, सिपाहियों का विद्रोह था। और कौन मानता है कि भाई ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, के एम पनिक्कर, ईश्वरी प्रसाद, एएल श्रीवास्तव और ताराचंद, ठीक है बच्चों। तो ये हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद ना करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, वैसे आते नहीं आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, उसी टाइम पर कुछ ना ब्रिटिशर्स के भी लेखक थे, जैसे जेम्स आउटराम और पीई रॉबर्ट्स, ठीक है। इनका मानना था कि भाई ये क्या था, ये सिपाहियों का विद्रोह था, ये क्या था, सिपाहियों का विद्रोह था, इनका मानना यह था। अच्छा, उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली, उस टाइम पर नहीं मतलब बाद में एक आए थे बेंजामिन डिज़रायली, इनका मानना था कि नहीं भाई ये तो नेशनल रिवॉल्ट है। ये क्या है, नेशनल रिवॉल्ट है, ये तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है इनका। वीडी सावरकर की बात करें तो वीडी सावरकर का मानना था कि भैया ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्यों, क्योंकि भैया काफी टाइम से इनकी जो है कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, काफी टाइम से इनकी प्लानिंग चल रही थी सिपाहियों की और भी राजाओं की, हम जो है कैसे ब्रिटिशर्स से बदला लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर सारे एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए, राइट। उसके बाद अब भैया कुछ एक लेखक हैं, उनके कुछ व्यूज हैं इसके बारे में, वो
ठीक है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं इस क्रांति के बारे में, जैसे मेडले हैं, ठीक है, मेडले ने क्या कहा, रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक व्हाइट स्ट्रगल, ये इन्होंने कहा कि भैया ये है इसके बारे में, रेशियल स्ट्रगल, नस्लीय स्ट्रगल थी ये, ठीक है, और काले और गोरे का स्ट्रगल थी यहां पर। रीस की बात करें, उन्होंने कहा रिलीजियस स्ट्रगल, ये धार्मिक स्ट्रगल थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल थी ये, ठीक है, ये जो विद्रोह बता रहे हैं। टी आर होम्स थे, उनका माना सिविलाइजेशन, बार्बरिज्म कन्फ्लिक्ट या इंग्लिश इंडियन कन्फ्लिक्ट, ठीक है, और मतलब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नोटिंग के बारे में पता होना चाहिए, कभी आप रिटन एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं। आउटरा में टेलर की बात करें तो बोलता है ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी ईसाइयों के खिलाफ। आरसी मजूमदार की बात करें तो इनका था कि नेदर फर्स्ट नॉर नेशन नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनका मानना यह था कि भाई ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ठीक है, तो सिपाहियों का विद्रोह था। एसएन सेन की बात करें, व्हाट बिगिंस एज ए फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कहते भैया लड़ाई शुरू हुई थी धर्म को लेकर, क्योंकि याद है चर्बी वाला कारतूस, बोले हमारा जो है धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन बोले ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो गया, ये तो स्वतंत्रता संग्राम बन गया, राइट। मार्क्सिस्ट का कहना था कि सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन इंपीरियलिज्म एंड इंडिजीनियस लैंडलॉर्डिज्म। मार्क्सिस्ट का कहना था कि भैया ये सिपाहियों और किसानों का विद्रोह था, किसके खिलाफ, विदेशी आक्रमणों के खिलाफ, जो कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के अंदर कर रहे थे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे, कुछ एक बातें थी जो कई लोगों ने करी थी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बच्चों कि भैया कौन कौन सी बुक्स हैं इस क्रांति के ऊपर लिखी गई हैं। 1857 की क्रांति की फेमस बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना, हो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो बुक है द ग्रेट रेबेलियन, लिखी किसने है, अशोक मेहता जी ने। उसके बाद एक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लिखी है वीडी सावरकर ने। एक है 1857, बुक का नाम ही 1857 है, तो लिखी है एसएन सेन ने। एक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये लिखी है आरसी मजूमदार ने। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये लिखी है चार्ल्स बेल ने। नेक्स्ट है द लास्ट मुगल, ये लिखी है विलियम डेलरिम्पल ने। नेक्स्ट है द इंडियन म्यूटिनी 1857, ये लिखी है सॉल डेविड ने। नेक्स्ट है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है तात्या टोपे ऑपरेशन रेड लोटस, ये लिखी है पराग टोपे ने, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं कि भैया बताओ ये किताब किसने लिखी है, ठीक है बच्चों। चलिए यहां पर आकर हमारा ये जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, ये पूरी तरह से होता है कंप्लीट। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।